अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अतहर काज़मी। अमेरिका में अब नए सदर आ रहे हैं। ऑल्दो कि उन्होंने हलफ तो अपना गालिबन जनवरी में अगले बरस वो उठाएंगे, लेकिन उनकी जो ये जीत हुई है इलेक्शन में, ये काफ़ी लोगों के लिए अनएक्सपेक्टेड थी। ऑल्दो कि जिस तरह गुज़िश्ता रोज़ भी हमने जिक्र किया था कि मीडिया जो मर्ज़ी कहता रहे, ग्राउंड के ऊपर ये चीज़ें नज़र आ रही थी कि ट्रंप साहब का जीतना कोई नामुमकिन नहीं है। अब आगे की सूरत हाल क्या होगी? क्या इस जो तब्दीली आई है अमेरिका में, इससे पाकिस्तान में भी कोई तब्दीली आ सकती है? उम्मीद है कि अब तो 24 घंटे से ज़्यादा का टाइम गुजर गया है। पाकिस्तानी जितने भी अहम शख्सियात हैं, हुकूमती वज़रा वगैरह, जो माजी में ट्रंप साहब के हवाले से ट्वीट्स वगैरह करते रहे, अब तक उन सब ने वो ट्वीट्स वगैरह भी डिलीट कर दी होंगी, इसलिए कि ट्रंप साहब आपको पता है कि वो इतना कोई काइंडली नहीं लेते क्रिटिसिज्म को। ये भी, इस पर भी ज़रा गुफ्तगू करेंगे। और उसके साथ साथ प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में ये जो आईनी बेंच वाला मामला है, सुप्रीम कोर्ट वाला मामला है, क्या ये मामला अब सेटल हो गया है? क्योंकि जुडिशल कमीशन का इजलास भी हो गया, आईनी बेंच भी बन गया, चीफ जस्टिस साहब भी आ गए, नए आईनी बेंच के सरबराह भी आ गए, या फिर अभी भी कहीं ना कहीं वो जो तहरीक की बात चलती है, वकला तहरीक की, उसमें कोई दम खम है? उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन कर रही हैं सीनियर मारिया मेमन साहिबा। मारिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू हमें ज्वाइन करने के लिए। अच्छा मारिया, मैं ज़रा आपसे ये जो ट्रंप साहब की गुज़िश्ता रोज़ जो जीत हुई है, और अब तो काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, पहले तो ज़रा आप ये भी बता दें, आपने तो नहीं उनके खिलाफ कोई ट्वीट की हुई थी? और अगर की हुई थी तो क्या डिलीट कर दी? मैं तो परेशान हूँ तमाम लोगों के लिए जो लोकल ट्रंप के खिलाफ तो सियासत करते हैं, लेकिन जब इंटरनेशनल ओरिजिनल जो ट्रंप है उनके साथ अब अपने ताल्लुकात बढ़ाने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। एक दिलचस्प तजर्बा होगा। देखिए, सियासत में कुछ भी हतमी नहीं होता। जब आपके जो बयानात होते हैं, आपके एलाइज होते हैं, ये तब्दील होते रहते हैं। सो लोकल ट्रंप, जिसको वो इमरान खान कहा करते थे, उनके खिलाफ सियासत है, लेकिन जो ओरिजिनल ट्रंप है जो कि अमेरिका में है, उनके साथ मिलके चलेंगे तो दिलचस्प तजर्बा होगा। लेट्स सी हाउ इट गोस। अच्छा, इसमें बीइंग ए मीडिया पर्सन, आप मीडिया के रोल को कैसे देखती हैं मारिया? देखिए, ट्रंप ने हेड ऑन मीडिया को लिया। उन्होंने कहा कि ये मीडिया पे ना मैं जाऊंगा, ना मीडिया से बात करूंगा उस तरीके से। और बुनियादी तौर पे ना सिर्फ उन्होंने डेमोक्रेट्स के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, बल्कि मीडिया के खिलाफ भी इलेक्शन लड़ा, और फिर भी वो जीत गए। मीडिया के रोल के हवाले से जो आप बात कर रहे हैं साहब, ये तो बहुत पहले स्टैब्लिश हो गया ना। आप पाकिस्तानी इलेक्शंस को देख लीजिए। इसी तरह अमेरिका में भी जो लेगसी है, जो ओल्ड स्कूल मीडिया है, जिसके ऊपर जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं वो उस मीडिया को चलाते हैं, जिसका आवाम से राब्ता टूट चुका हुआ है, जो यंग लोगों की आवाज, जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप की आवाज, जो नए ऑल्टरनेट आइडियाज की आवाज अपनी मेन स्ट्रीम के ऊपर नहीं दिखा रहा, जो बदलती हुई ग्राउंड रियलिटीज के साथ कनेक्टेड नहीं है, उसको शिकस्त हो रही है। पाकिस्तान के इलेक्शन में पाकिस्तान के जो मंचे हुए, जो एस्टेब्लिश्ड तज्जिया निगार थे, उनके तज्जिए गलत साबित हुए, क्योंकि नीचे से अवाम ने, नौजवानों ने उठ के इस यूनिक तरीके से वोट डाल दिया कि किसी की वहमो गुमान में नहीं था। और यही कुछ अमेरिका में भी हुआ। देखिए, आप और हम जो हैं, जिन अखबारात पर रिलाई करते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स है, वॉशिंगटन पोस्ट है, जो बड़े बड़े इस तरह की पोलस्टर्स हैं, वो तो हमें बता रहे थे कि बिल्कुल नेक टू नेक है, कमला जीत सकती है, 1 पॉइंट आगे है, इतना क्लोज मुकाबला है। कई जगह कह रहे थे कि बिल्कुल 0.5% का फर्क है। कितने गलत साबित हुए हैं वो सबके सब, क्योंकि फर्क तो बहुत ज्यादा मार्जिनली ज्यादा था। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो ये विंड ऑफ चेंज है, इसको अब अच्छा समझे बुरा समझे, मैं इससे कतई नजर की बात कर रही हूँ, इसको रीड नहीं कर पा रहा ना ट्रेडिशनल मीडिया, ना ट्रेडिशनल पोलिंग जो कंडक्ट करते हैं, ना सर्वेस करने वाले, क्योंकि किसी ने भी इतने बड़े मार्जिन से ट्रंप की फतह को प्रिडिक्ट नहीं किया था। इसी तरीके से जैसे पाकिस्तान में 8 फरवरी के पोलिंग पैटर्न को, और पोलिंग की तरीकेकार और पोलिंग की इंटेंसिटी को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर पाया था। और एक दूसरा फैक्टर जो मैं ममासलत देखती हूँ, वो सोशल मीडिया का किरदार है। ट्रंप ने लेगेसी मीडिया के साथ अपना ताल्लुक नहीं रखा, वो सोशल मीडिया के पास गए। इलन मस्क उनके दोस्त थे, जिन्होंने सिंगल हैंडेडली सोशल मीडिया के अंदर उनकी कैंपेन चलाने में मदद की। वो पॉडकास्टर्स के पास गए, वो जो ऑल्टरनेट में है उसके पास गए, और उसने देखा कि वो जो लाखों करोड़ों अरबों की इन्वेस्टमेंट थी लेगेसी मीडिया में, जो कि कमला के साथ थी, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज उनके साथ थे, उनका क्लाउड उनके साथ था, इतनी इन्वेस्टमेंट उनके साथ थी, डोनर्स उनके साथ थे, इसके बावजूद ट्रंप ने वो सब कुछ शिकस्त दी। इसका मतलब अच्छा, है इसमें कहीं ना हमारी कहीं आपको लगता है कि जो स्टेटस को है सियासत के अंदर, जो रवायती सियासत है, उससे भी लोग तंग हैं? अगर कैमला की जगह डेमोक्रेट्स की जानिब से भी कोई ऐसा बंदा होता जिसपे एक इस्टेब्लिश का नुमाइंदा होना या हुकूमत के नुमाइंदा होने का छाप ना होती, तो क्या वो बेहतर परफॉर्म कर सकते थे?
बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है कि इधर कहीं न कहीं गज़ा में होने वाले जेनोसाइड ने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को। क्योंकि ट्रेडिशनली जो मुस्लिम वोटर होता है, जो अरब वोटर होता है, वो कभी भी डोनाल्ड ट्रंप को वोट ना दे, वो कभी भी उस रिपब्लिकन कैंडिडेट की तरफ लीन नहीं करता है। इस मर्तबा जिस तरीके से गजा के इशू को मिसहैंडल किया डेमोक्रेट्स ने, और जो गुस्सा था हमारे वोटर्स का, जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उनमें स्टूडेंट्स को जो कि गजा के हक में कैंपेन चला रहे थे, पुलिस भेज के डंडे मरवाए गए तमाम यूनिवर्सिटी टाउन्स के अंदर। कमला हार गई। पाकिस्तानियों ने, अरबों ने, जो पहले अगर इनको वोट देना था या तो उन्होंने नहीं दिया या गुस्से में जाकर दूसरी तरफ वोट दे दिया। तो ये भी बड़ा एक अहम फैक्टर था जो साबित हुआ। और जाहिर सी बात है, लोग थक गए हैं स्टेटस को से, वो तब्दीली चाहते हैं, बेजार है, वो अपने बिल्स नहीं दे सकते, वो घरों की कीमत अपनी नहीं चुका सकते, उनके गैस के सारे जो इस वक्त बिल्स हैं वो बहुत ज्यादा है। तो इट आल्सो ये मतलब एक्यूमुलेटिव एक तरह का ये इफेक्ट है। अच्छा, दूसरा पाकिस्तान पे इसका इफेक्ट आप कैसे देख रही हैं? जो खान साहब के हवाले से बात की जाती है कि शायद उनको कोई रिलीफ मिले, ये कोई आपको नियर फ्यूचर में कुछ होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, टाइमलाइन देखिए, अभी तो 3 महीने में ट्रंप जो है वो सदर बनेंगे, फिर वो थोड़ा सा उमूर हुकूमत संभालेंगे, तो फौरन तो ये सब कुछ, अगर हम बात करें कि जी कल ही वो, परसों ही फोन आ जाएगा, 4 दिन बाद ही ट्वीट हो जाएगी, ऐसा होता मुझे दिखाई तो फिलहाल नहीं दे रहा। टाइम लगेगा, हैंडिंग ओवर, टेकिंग ओवर होगी। देखिए, अब यहाँ से जो आगे की सियासत है वो तमाम उस पाकिस्तानी डायस्पोरा के हाथ में है, जो कि वहां रिपब्लिकन कांग्रेसमैन या और जो दीगर कानून साज से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, उनकी कैंपेन्स के अंदर डोनेशन करते रहे हैं, उनसे कुर्बत हासिल करते हैं, या उनके अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो प्रेशर है, अगर यहाँ पर ज्यादा पाकिस्तानी डायस्पोरा है तो वहां का जो कांग्रेसमैन होगा, तो ये उन्होंने मोबिलाइज करना है। अब वो कैसे करेंगे, कितना जल्दी करेंगे, उसके लिए उनको पैसा इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसके लिए उनको ताल्लुकात इस्तेमाल करने पड़ेंगे, सोशल प्रेशर करना पड़ेगा। अब आगे की सियासत जो पाकिस्तानी डायस्पोरा या पाकिस्तानी डोनर्स इस कैंपेन के अंदर एक्टिव थे, उनके हाथ में है कि वो ये कितनी जल्दी करवा पाएंगे। लेकिन वो रिलेंटलेस से हमने देखा कि माजी में वो बिल्कुल नहीं सुकून से बैठे हुए, कभी करारदाद आ जाती है, कभी करारदाद आ जाती है, कभी कोई लेटर आ जाता है। लेकिन आप समझती हैं कि ट्रंप के आने से जो हमारी मौजूदा हुकूमत है ये थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हुई होगी? देखिए, जो मौजूदा डिस्पेंसेशन है, जो मौजूदा ताल्लुक है एस्टैब्लिशमेंट का और हुकूमत का, वो इस वक्त बहुत ज्यादा बाइडेन के साथ कंफर्टेबल है। इसमें तो ढकी छुपी कोई बात नहीं है। इनका कोई ताल्लुक इंग्रेस नहीं है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। खान साहब की थी, अपना एक जाती ताल्लुक था, वो सियासत पे कितना असरअंदाज होता है ये देखना होगा। तो वो इमरान खान को जानते हैं, इमरान खान उनका ताल्लुक रख चुके हैं। शहबाज साहब, जरदारी साहब, इनका बाइडेन के साथ कोई बहुत अच्छा ताल्लुक नहीं था, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग इन हुई थी कि एक दूसरे के साथ फेमिलियरिटी थी। सो डेफिनेटली जो मौजूदा डिस्पेंसेशन है, कहीं ना कहीं वो अनकंफर्टेबल जरूर हुए हैं, उनके पैर थोड़े से लड़खड़ा जरूर रहे होंगे, वो जरूर अगले ट्रंप इंतजामिया के अंदर इनरोड्स बनाने की कोशिश करेंगे और अपने ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश करेंगे। जो पहली वाली जो सहूलत थी, मुझे लगता है कि अब वो नहीं होगी मौजूदा डिस्पेंसेशन को, तब्दीली के बाद अमेरिका में। नवाज शरीफ साहब भी मुल्क से बाहर हैं, गुज़िश्ता रोज़ मरियम बीबी भी चली गई बाहर, तो आपको लगता है कि ये इससे, ऑब्वियसली कुछ लोग तो इससे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर पहले भी खबरें आ रही थी कि उन्होंने जाना ही है। अब उनकी सियासत को आप किधर देख रही हैं? नून लीग की सियासत आप शहबाज शरीफ डिफाइन करेंगे या नवाज शरीफ साहब डिफाइन करेंगे? देखिए, नून लीग की सियासत तो अब डिफाइन हो चुकी है, और वो ये है कि वो उस सेम पेज के ऊपर थे जिसने यहाँ से सियासी जमातों का पैकअप करा दिया है। पता नहीं अब इन पल्ले है क्या, इनकी एजेंसी है क्या, वो मुल्क में रहे, मुल्क से बाहर रहे, सियासत तो पैकअप कर दी है। ये जो मारिया आपने मारिया कानून साजी का जिक्र भी किया, अब इससे तासुर ये है जो हुकूमती सर्कल्स हैं कि ये कानून साजी हो गई, आईनी बेंच बन गया, अदालत के मामला सेटल हो गए, तो हुकूमत अब सियासी तौर पे मुस्तहकम होगी। आप समझती हैं कि वो जो हुकूमत अचीव करना चाह रही है, सियासी इस्तेहकाम, या एक तरह से ये तासुर कायम करना चाह रही है कि 5 साल के लिए हम यहीं हैं, इस कानून साजी के बाद वो तासुर कायम हो गया? देखिए, मौजूदा मुद्रा तो 5 साल के लिए इधर है, मौजूदा हुकूमत 5 साल के लिए है या नहीं है, ये पाकिस्तान में कहना इतना आसान नहीं होता। मौजूदा निजाम को जो 5 साल की एक नई ब्रैकेट के अंदर फिट किया है, ये सियासी हुकूमतों के ऊपर इसका इतलाक नहीं हुआ करता है, ये याद रखना चाहिए।
अगर आप समझते हैं कि किसी एक का टेन्योर फिक्स करने से आप अपने टेन्योर को भी फिक्स कर लेंगे, तो माजरत के साथ ना माजी में कभी ऐसा हुआ है और ना कोई नई तारीख हम रकम करने जा रहे हैं। हम चूंकि सियासी हुकूमत इररेलेवेंट इतनी हो गई है, वो चाहे हुकूमत पूरी करें या ना करें, आई डोंट नो, ये तो वक्त में बताएगा, रेलेवेंस रही नहीं है उनकी। तो ठीक है। मौजूदा मुखदरा तो बड़ी कंफर्टेबल होगी, लेकिन क्या मौजूदा सियासी हुकूमत भी उतनी ही कंफर्टेबल उसको होना चाहिए है? मुझे नहीं मालूम, मैं इसके बारे में इतनी ऑप्टिमिस्टिक नहीं। अच्छा, इसमें आप पीटीआई की सियासत को आखिर में ज़रा ब्रीफली बता सकें कि पीटीआई की सियासत को आप कहाँ देख रही हैं? वो कहते हैं कि हम एहतजाज करेंगे आईनी तरमीम के खिलाफ, लेकिन वो सारे मामलात में शिरकत भी कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि वो जो एक मोमेंटम वो कायम करना चाहते हैं एहतजाज के अंदर, वो बन सकेगा? देखिए, हमेशा जो सियासी तहरीकों के मोमेंटम या कोई मामला तय करने के मोमेंटम तो तब बनते हैं जब आपने अगले निजाम की तसलसल या एक्सटेंशन या उसकी कायम रहने या उसकी तब्दीली के इर्द गिर्द सारे पत्ते बिछाने होंगे। सो मुझे लगता है कि ये कानून साजी करके उसका भी रास्ता बंद कर दिया गया है। ये भी रास्ता बंद किया गया कि किसी मुकाम पे अगर सियासी जमातें साथ बैठ के कोई कंसेंसस बनाना भी चाहें फ्यूचर के अंदर, तो अब उसकी भी गुंजाइश कोई नहीं है। तो इसलिए अगर हम इस वक्त बात करें कि पीटीआई के पास सियासत करने का कितना स्पेस है, आई थिंक अब मुझे लगता है कि सियासी जमातों के पास ओवरऑल स्पेस बहुत कम हुई है। फॉर एग्जांपल, आज इमरान खान साहब वापस भी आ जाएंगे तो उनके लिए सियासत करना उतना आसान नहीं होगा जितना 9 मई से पहले हुआ करता था। तो बहुत सारी पेशबंदियां कर दी हैं, सुप्रीम कोर्ट हुकूमत ने टेक ओवर कर लिए हैं इन वे, तो बड़ी फील्डिंग सेट करके दे दी है पीएमएलएन ने, जाने में अनजाने में। हालांकि उनको इस बात का भरपूर इतराक है कि फील्डिंग जब किसी और को सेट करके देते हैं तो कैच आउट आप ही कहीं ना कहीं हो जाया करते हैं। ये बात आपने मारिया बिल्कुल ठीक की है, या तो ये हिट विकेट होंगे या स्लिप में खुद ही कैच आउट होंगे। पर एनीवे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। यहाँ वक्त हुआ एक छोटी सी का ब्रेक, से वापस आते हैं तो कोशिश करेंगे कि ज़रा थोड़ा सा रोशनी डलवाएं अपने मेहमानों से कि जो अदालत के अंदर मामलात चल रहे हैं, ये जो कानून साजी हुई है जिसका हम जिक्र कर रहे थे, उसके क्या असरात होंगे। एक छोटी सी ब्रेक के बाद जी वेलकम बैक। आप थोड़ी सी बात करेंगे कि अदलिया के अंदर जो हमने हिलजुल देखी अपनी हालिया तारीख में, आईनी तरमीम भी आई, अब नए चीफ जस्टिस साहब भी आ गए हैं, आईनी बेंच भी बन चुका है, तो क्या अब मामलात सेटल हो गए हैं या अभी भी कुछ चीज़ों का सेटल होना बाकी है? इन सारे मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए सीनियर कानूनदान जनाब जहांगीर जदून साहब हमें इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और माहिर कानून हाफिज़ एहसान खोकर साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। खोकर साहब, सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर, मैं खोकर साहब आपसे शुरू करना चाहूँगा, ये जो आईनी बेंच का मामला तय हो गया है और हमने देखा कि नए चीफ जस्टिस भी आ गए हैं, इससे पहले वकला तहरीक की बातें वगैरह भी होती रही, अब आपको लग रहा है कि ये मामला सेटल हो गया है, अब मजीद कोई बहरान नजर नहीं आ रहा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अदर भाई, आपका बहुत शुक्रिया। 22 अक्टूबर को पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने 26वीं आईनी तरमीम को पास किया था और बुनियादी तौर पर यह पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट सेंट्रिक थी, या उसके साथ साथ जो पाकिस्तान के अंदर जुडिशल अपॉइंटमेंट का एक प्रोसेस है, या आपका जो केसेस का फिक्सेशन था थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का। अगर आप 22 अक्टूबर से लेके आज 6 नवंबर तक अगर आप आए, तो मैं ये समझता हूं कि इन सारी चीजों के अंदर 3 बड़े इवेंट्स आए हैं। एक इवेंट उसके अंदर ये आया है कि जिससे ये है कि सारी चीजें जो है वो स्मूथ ट्रांजिशन की तरफ आई हैं, या उसके बाद पाकिस्तान की जुडिशरी ने उस अमेंडमेंट को एक्सेप्ट किया है जिसके मुताल्लिक अभी भी ये कहा जा रहा है कि जी हम इसको चैलेंज करेंगे या इसके खिलाफ एक नैरेटिव है। नंबर 1 उसके अंदर ये है कि उस प्रोसेस को पाकिस्तान की चीफ जस्टिस को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया और उस चीफ जस्टिस के नीचे जो है एक फुल कोर्ट की मीटिंग आई और सब ने पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को मुबारकबाद दी। दूसरा, उसके बाद जो सबसे बड़ा इवेंट आपके सामने आया वो उस वक्त आया जब आपकी ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटीज की बनी, जो लेटर कल 2 जजी साहबान का आया, उसके अंदर आपने ये देखा कि उन्होंने एक 31 अक्टूबर की मीटिंग का रेफरेंस किया और उस मीटिंग के रेफरेंस के अंदर वो चाह रहे थे कि पाकिस्तान की फुल कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट की, वो एक 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर अपनी हेयरिंग करे, जिसके ऊपर पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने उनकी बात से डिसएग्री किया और फिर उनको इंडिपेंडेंटली एक मीटिंग होल्ड करनी पड़ी, जिसकी आइन और कानून के अंदर 26वीं आईनी तरमीम के बाद जब सारे मामलात जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ जाएंगे तो इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी की कोई लीगल स्टेटस नहीं है। तो उस वक्त आपने देखा कि पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने डिसएग्रीमेंट किया और वो एक जो चीज एक तरफ जाने का एक इरादा था या कोशिश की जा रही थी, उसको पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने स्टॉप किया।
तीसरा जो अगला इंपॉर्टेंट था वो था जुडिशियल कमीशन के मेंबर्स की मीटिंग। उसके अंदर पार्लियामेंट ने अपनी नॉमिनेशंस की, पीटीआई ने कल पार्टिसिपेट किया और एक स्मूथ ट्रांजिशन जो है आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना है, जिसको जस्टिस अमीनुद्दीन जो है उन्होंने हेड करना है और आगे उनके साथ जो है 6 जजेस जो हैं वो सारे प्रोविंसेस के अंदर आए हैं। तो अगर नटशल इसके अंदर देखा जाए तो जितना ह्यू एंड क्राई 26वीं आईनी तरमीम के मुतालिक था या एक पॉलिटिकल बॉयलिंग की जा रही थी उस सारे मामले के अंदर जो है, उसको अगर इन इवेंट्स के अंदर देखें तो एक स्मूथ ट्रांजिशन की तरफ जो है 26वीं आईनी तरमीम के बाद गया है। अब एक चीज जो है वो इंपॉर्टेंट ये है कि इसके लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल कॉम्प्लिकेशंस क्या आएंगी, और वो कॉम्प्लिकेशंस डेफिनेटली आएंगी आपकी ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं हाफिज साहब इसके ऊपर जरा मैं तफसील से बात करना चाहता हूं, मैं उस पर वापस आऊंगा, लेकिन जदून साहब जो हाफिज साहब ने फरमाया कि ये जो सारे इवेंट्स हुए हैं उससे तो अब चीज़ें सेटल हो गई, ऑल्दो कि उन्होंने खुद जिक्र भी किया कि मंसूर अली शाह साहब ने एक ख़त लिखा, मुनीब अख्तर साहब ने एक ख़त लिखा, तो आपको भी ये लगता है कि ये चीज़ें सेटल हो गई हैं और वो जो वकला बरादरी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही थी अब सब ने मान लिया है कि चीज़ें इसी तरह चलेंगी? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं हुई है सेटल, कोई सेटलमेंट नहीं हुई है। मैं समझता हूँ मेरी ओपिनियन में कि 22 अक्टूबर को जब ये 26वीं आईनी तरमीम पास हुई तो उसने एक आनी दरार पैदा की है सुप्रीम कोर्ट के अंदर और अदलिया की आज़ादी पे कारी ज़रब लगाई है इसने। वजह क्या है देखें ना, अब सारा अख्तियार जो है वो कोई भी गवर्नमेंट हो एग्जीक्यूटिव के पास चला गया है। तो मेरे ख्याल में इस तरमीम से सुप्रीम कोर्ट पे, ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का कोई जुडिशल का रिकॉर्ड बहुत हाई स्टैंडर्ड था, पिछले चीफ जस्टिस ने बड़ी ज़्यादती की है, वो अपनी मर्ज़ी से फैसले करते रहे, लेकिन जो काजी फैज़ल ने इस जुडिशरी के साथ किया है ना, ये आप आज भी याद रखें, कुछ अरसे के बाद भी याद रखेंगे। इसकी मिसाल आपको पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलेगी। उसने जितना इस नुकसान पहुँचाया है और अपनी वेंडेटा अपनी उसने बाइस शो करके आखिर में नुकसान पहुँचाया है कि ये चीफ जस्टिस नहीं आएगा, ये आएगा। देखें ना 26वीं आईनी तरमीम के पीछे इंटेंशन देखें। भाई तरमीम पार्लियामेंट कर सकती है लेकिन आइन का जो बेसिक ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर है, उसको नहीं छेड़ सकती। अदलिया की अब अदलिया कहाँ पे आज़ाद है बताएं गवर्नमेंट? आप देखें एक ऐसा, मैं एक मिनट, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हेड जिसको आपने तीन जो है सीनियर मोस्ट जस्टिस जो है उस पर रिलाई नहीं कर, उस पर नेगेटिव उन्होंने वोट दिया, उन्होंने कहा जी हम नहीं इसको मानते। अब देखें ना, उन्होंने अपने आप को वोट दिया है, उन्होंने तो अपने आप को देखा ना, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जज जो अपने आप को वोट दे रहा है, लेकिन दूसरे 3 जज उन्होंने उनके खिलाफ वोट दिया है। एक देखें ना, अगर आप चलें, आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद हैं तो जज आपके साथ, चीफ जस्टिस आपके साथ हो जाते, दूसरे 2 सीनियर जज आपके साथ हो जाते। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बहुत बड़ा मजाक बनेगा। देखें इसमें बिल्कुल जो है ना, अब जिस इसमें अदालतें अब क्या कर सकती हैं? अदालतों ने तो मान लिया है सारा मामला, जिस हाफिज साहब ने फरमाया, चीज़ें तो उसी तरह चल रही हैं। देखें चीज़ें चलेंगी। अब ये मैंने कहा है ना, ये जितना नुकसान उन्होंने पहुंचाया है ना, ये हो सकता है 5 से 10 साल लगे इस नुकसान को वापस करने में। चीज़ें अगर चलती भी रही ना, सेटल नहीं होंगी, कभी भी सेटल नहीं होंगी। आपको ये तरमीम वापस होती हुई नजर आ रही है मुस्तकबिल में? कभी ना कभी जरूर वापस होगी ये तरमीम। ये तरमीम बेसिकली आइन के ढांचे के खिलाफ है और अदलिया की आज़ादी पे कारी ज़रब है। अब देखें ना, गवर्नमेंट के पास अगर 7 बंदे हैं ना, जो मर्जी कर लो, गवर्नमेंट जो चाहेगी वही काम होगा, चाहे जिसकी भी गवर्नमेंट हो। और हो सकता है कोई दूसरी गवर्नमेंट आए उसको फेवर हो, वो भी नजर में उसको अल्टर करे, वो कहें ठीक है, अगर उन्होंने चलाया है, जो बातें आज ये कर रहे हैं उनसे ज्यादा वो करेंगे। देखें जो आज वो कहते हैं ना, वो हाथों से वो गांठे जब बंदा तो फिर दांतों से खोलनी पड़ती। ठीक है, आज यही इलाज। मैं जरा हाफिज साहब जो आपने जिक्र किया था कि मामलात किस तरफ जाएंगे, उस पर कंफ्यूजन हो सकती है। अब ये जो आईनी बेंच बना है, ये किस किस्म के मुकदमात सुनेगा? इसलिए कि अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो मखसूस नशिस्तों वाला केस है अभी भी उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, क्या वो मामला भी आईनी बेंच के सामने जा सकता है? और जब ये कंफ्यूजन क्रिएट होगी कि ये मामला किस तरफ जाना है, तो फिर फैसला कौन करेगा इसका? अच्छा, एक तो ये अतर कि आर्टिकल 191A के और उसकी क्लॉज 4 है या 5 दोनों जो हैं, उसके अंदर ये है कि अब जितने भी आपके आईनी मैटर्स हैं जो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किए हुए हैं, उनका चाहे रिव्यू स्टेटस है या उनकी अपील स्टेटस है, वो सारे के सारे जो हैं इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ ट्रांसफर हो जाएंगे। और दूसरा ये है कि जब सर ये मखसूस नशिस्तों वाला केस भी जा सकता है वहां पे, वो भी इसी तरफ ट्रांसफर होगा ना। अब क्वेश्चन यहाँ पे अतर ये आएगा कि क्या 13 मेंबर्स का फैसला जो है वो 7 मेंबर सुन सकते हैं या नहीं सुनते, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। दूसरा ये है कि अब फिक्सेशन ऑफ केसेस जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स हैं, या आपने आर्टिकल 191A क्लॉज 1 के अंदर लिखे हुए हैं कि आपका 184(3) की जुरिसडिक्शन है, या आपकी आर्टिकल 185 की जुरिसडिक्शन है जो आर्टिकल 199 की अपील्स है, या आपकी आर्टिकल 186 के नीचे जो प्रेसिडेंशियल जुरिसडिक्शन है, वो सारी की सारी जब इस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की तरफ आई हैं, तो इसकी फिक्सेशन का इख्तियार जो है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रिजाइडिंग जज और उसके साथ 2 सीनियर मोस्ट जजेस हैं उनको दे दिया है, और वो है जस्टिस मंदोखेल और जस्टिस बजर साहब जो है, तो लिहाजा ये फैसला करेंगे।
तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, अतर जिसको रियलाइज करने की जरूरत है कि हमें जस्टिस फाइज ईसा के सिंड्रोम से अब निकल आना चाहिए। जस्टिस फाइज ईसा 1 साल के लिए आपका चीफ जस्टिस था, 75 साल के अंदर जो इस मुल्क के अंदर हुआ है और 50 साल से इस जुडिशरी के अंदर जो हुआ है, क्या वो सारे का सारा 1 साल के अंदर उस क्लाइमेक्स की तरफ गया है? क्या पिछले 5-6 साल के अंदर जस्टिस फाइज ईसा जो है इन सारी जजमेंट्स का हिस्सा रहा है जिसके ऊपर आज बात की जा रही है? और दूसरा इस चीज के अंदर ये है कि जब आप बार बार इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की बात करते हैं या जब बार बार आप इस चीज का बात करते हैं कि जुडिशरी कंप्रोमाइज है, तो 2 वजह से आप करते हैं ना। एक, आप करते हैं कि पाकिस्तान की चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट का प्रोसेस सीनियरिटी पे नहीं होना चाहिए, और दूसरा आप कहते हैं कि जजेस की जो अपॉइंटमेंट है या एलिवेशंस है वो एग्जीक्यूटिव के हाथ नहीं आनी चाहिए। जब हम सारे 1973 के आइन पे ऊपर मुत्तफिक हैं, तो 1973 के ओरिजिनल आइन के अंदर प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी जो था वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चीफ जस्टिस का नहीं था, वो आपका सिर्फ एक्टिंग चीफ जस्टिस के मुतालिक था कि जो सीनियर मोस्ट होगा वो एक्टिंग चीफ जस्टिस आएगा। 96 के अंदर पहली दफा सुप्रीम कोर्ट ने इस एरिया के अंदर जाके कहा कि जी सीनियरिटी का प्रिंसिपल होना चाहिए। और दूसरा इसमें यह है कि अपॉइंटमेंट जो थी 1973 के ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान करता था, वो जुडिशरी नहीं करती थी। तो जब 1973 के ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सेपरेशन ऑफ पावर या ट्राइकोटमी ऑफ पावर या इंस्टीट्यूशंस की बाउंड्रीज डिफाइन कर दी गई थी, तो अब 2024 के अंदर हम किस नतीजे पे जा रहे हैं कि जी अगर आप चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट करते हैं, पार्लियामेंट करती है, तो 73 की आइन की वायलेशन है, 73 के आइन की वायलेशन नहीं है। और दूसरा उस चीज के अंदर जो इंपॉर्टेंट है कि बार बार हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया के अंदर तो आज भी चीफ जस्टिस जो है वो प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी पे नहीं लगता। इंडिया के अंदर आज भी जो जजेस हैं वो एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट लगाता है। इंडिया के अंदर अकाउंटेबिलिटी उनकी पार्लियामेंट करती है, कोई एसजेसी का कॉन्सेप्ट नहीं है। और दुनिया के कई ममालिक के अंदर इस तरह है, कई पार्लियामेंट ओवरसाइट सर मसला वो ठीक है, मसला इसमें हाफिज साहब ने जरा को ये कहना कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी इफेक्ट है, मेरा ख्याल है वो मुनासिब नहीं। मैं जरा जदून साहब को भी शामिल करता हूँ। बहुत सारी जो बातें हाफिज साहब ने की उसमें मेरे भी जो है ना कुछ चीज़ों से मैं एग्री नहीं करता हूँ कि दुनिया में इस तरीके से जो है पार्लियामेंट हर जगह पे कोई जजेस को पूछती है। अमेरिका की भी जो अक्सर मिसालें दी जाती हैं वहाँ पे जो कांग्रेस है वो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा नहीं है, वो उसमें से आपके वज़रा नहीं आते, उसमें से आपका वज़ीर आज़म या सदर नहीं आता। बड़ा क्वेश्चन जो है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच दिया किसने है? ये प्रॉब्लम उस वजह से आई। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ जाते ये प्रॉब्लम आनी नहीं थी। तो मसला ये ना, यही तो हाफिज साहब यही तो हम बात कर रहे हैं, हाफिज साहब यही तो हम बात कर रहे हैं ना कि अब तो अदालत के अंदर एक अदालत बन गई है और आईनी अदालत का जो सरबराह है, आईनी बेंच का सरबराह वो चीफ जस्टिस से पावरफुल हो गया। मैं जदून साहब को शामिल कर लूं, कोर्ट की तरफ जाना पड़ेगा। मैं जदून साहब, ये तो आईनी बेंच का जो सरबराह है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की दोनों कमेटियों में है। चीफ जस्टिस की मुखालफत के बावजूद वो सरबराह भी बन गया, तो फिर चीफ जस्टिस की तो अब वो हैसियत नहीं रही ना। तो मुझे बड़ी हैरानगी होती है ना कि हर बंदा आके चैनल पे कहता है जी इंडिया में ये हो गया, अमेरिका में हो गया। इंडिया के आर्मी चीफ का नाम बताएं क्या है? वो यार इस मुल्क के अंदर पार्लियामेंट कब आज़ाद है? पार्लियामेंट ओवरसाइट ठीक बात है, पार्लियामेंट ये जो पार्लियामेंटेरियन इस कमेटी में बैठे हुए थे क्या आज़ाद है? फरूक अजनैल जरदारी साहब के अलावा कोई काम कर सकता है? बताएं मुझे, कोई इंडिपेंडेंट ओपिनियन दे सकता है पार्लियामेंट के अंदर बंदा? ये क्या किस मुल्क की बात करते हैं? पहले पार्लियामेंट को आज़ाद कराए ना। आपके क्या काजी फैसल ने मुल्क को तबाह कर गया, फंडामेंटल राइट की तबाही। यू आर द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। आपने ओथ लिया है कि मैं लोगों के फंडामेंटल राइट को गार्ड करूंगा। तुमने किया किसी का? तुमने उसके पीछे थे, तुमने इलेक्शन कमीशन को खड़ा किया है सुप्रीम कोर्ट के सामने। इसने जो तबाही की है ना सुप्रीम कोर्ट, ये जो अमीनुद्दीन साहब हैं इन्होंने भी अपने इख्तिलाफी नोट में लिखा है कि अदालत के फैसले पे अगर ना अमल करें। मैं आने वाला था। देखें ऐसे जज जो मिसकंडक्ट करते हो, जो कहते हो कि मेरे ब्रदर जजेस का ऑर्डर ना माने आइन की वजह से, कभी जुडिशियल हिस्ट्री में हुआ? आप डिसेंटिंग नोट पढ़े ना, पीछे सारी साकब निसार की पढ़े, उनमें 100 कोताहियां होंगी। आप खोसा की पढ़े, आप उमर तैयब बंदाल की। किसी जज ने आज दिन तक डिसेंटिंग नोट में कहा है कि मेरे इस जज की बात न मानो, ये गैर आईनी है? ये पहला जज थे इस काजी फैसल की जिन्होंने कहा जी मेरे इन जो बेंच के इसका ऑर्डर ना मानो, ये कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है। ये देखें, ये काजी फाइज ईसा की वजह से साकब निसार और आपस में लड़ाई होती थी। ये काम अब इनको जरा चुप कराएं। खोकर साहब आपके पास आता हूं, 1 मिनट खोकर साहब। जी जी, देखें काजी फैसल का कंडक्ट एज ए प्यूनी जज देखें क्या था। ठीक है, वो अपोजिशन का उस वक्त उसको शौक था कि मैं अब मीडिया वाले घर आज दिन तक कोई सुप्रीम कोर्ट का जज गया 1.5 घंटा ये मतीउल्लाह जान के घर में बैठा रहा है, और आखिर में अब जब ये जज अकेला खड़ा होता था 15 मीडिया वाले इसके इर्द गिर्द होते, कहता आओ जाओ आ जाओ आ जाओ, और आखिर में इतना उसका फेस सेविंग की एक मीडिया वाले सवाल का जवाब नहीं दे सका। ये मीडिया को सुप्रीम कोर्ट में कौन लाया था? व्हाट्सएप ग्रुप इसने बनाया हुआ था कि व्हाट्सएप ग्रुप आज दिन तक किसी जज के जो बीवी का बना हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप इसका बना हुआ था। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ।
आज दिन तक किसी सुप्रीम कोर्ट के जज ने व्हाट्सएप मीडिया वालों के साथ ग्रुप बनाया, ये चीज़ें इधर से निकालता था, मेरी रात को व्हाट्सएप में इसने जो अदलिया के अंदर तबाही की है ना, ये 5-10 साल लगेंगे अदलिया वापस आने। मैं हाफिज साहब इस पे कमेंट करना चाह रहे हैं, लेकिन मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूं। ब्रेक से तो हाफिज साहब से ये भी पूछेंगे कि जो कोरम पूरा नहीं है, जिस तरह मिसाल के तौर पे सेनेट में कहा जा रहा है कि जी सेनेट तो पूरा ही नहीं है, उसमें अभी खैबर पख्तूनख्वा से सेनेटर्स ने आना है, तो क्या ऐसे माहौल के अंदर जो तरामीम की गई हैं उनको कोई लीगल चैलेंज हो सकता है? इस पर गुफ्तगू करेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद। जी हाफिज साहब, जिस तरह मैं ब्रेक से पहले जिक्र कर रहा था कि सेनेट अभी मुकम्मल नहीं है और इसी तरह कहा जा रहा है कि मखसूस जो हैं सीटें पार्लियामेंट के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर, वो भी अभी अलॉट नहीं हुई हैं, तो क्या इस तरह आप कोई कानून साजी कर सकते हैं जब सेनेट मुकम्मल ना हो? क्या कोई लीगल चैलेंज आपको नजर आता है इसमें? अच्छा अतर, एक तो ये है कि पाकिस्तान की जितनी भी 25वीं तरामीम आई हैं, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन है, सारी की सारी गवर्नमेंट्स ने ले डाउन की हैं। एक भी ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है कि जो पाकिस्तान की ऑपोजिशन ने ले डाउन की हो और उसको पाकिस्तान की पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज ने एक्सेप्ट किया हो। तो लिहाजा ये है कि अगर आपको अमेंडमेंट के अंदर बंदे चाहिए या उस इलाके के बंदे चाहिए जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, तो एडवांटेज जो है वो ऑपोजिशन को है और डिसएडवांटेज जो है वो गवर्नमेंट को है। अब आर्टिकल 239 के नीचे जो है वो आपका लिखा हुआ है कि टोटल स्ट्रेंथ का आपको 2/3 चाहिए। अब 2/3 अगर पूरे हो जाते हैं जिस तरह दोनों हाउसेज के अंदर आए हैं, तो इसके अंदर लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट कोई नहीं है। और अगर यही एक बुनियाद होती लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल डिफेक्ट होने की, तो इस चीज को जो है किसी न किसी जगह जो है वो एड्रेस किया जाना था। जब इसको अभी आपको याद होगा कि अभी 2 पिटीशन ऐसी थी, एक पेशावर हाई कोर्ट के अंदर फाइल हुई थी जिसके ऊपर कोई फैसला नहीं आया और उस वक्त 26वीं आईनी तरमीम पास नहीं हुई थी, और दूसरा ये है कि एक जब पास हुई थी तो फिर वो फिक्स की गई जब जाने वाले चीफ जस्टिस ने, और उसको विड्रॉ कर लिया गया। तो मेरा ये ख्याल ये है कि पॉलिटिकल ऑप्टिक्स से निकल के हमें लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल ऑप्टिक्स की तरफ जाना चाहिए कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फुल स्ट्रेंथ जो है उसकी बुनियाद करके है कि ये इस बुनियाद के ऊपर है कि अगर हाउस जो है उसके इतने बंदे शॉर्ट नहीं है तो तब उसके अंदर आएगा। प्लेन लैंग्वेज आर्टिकल 239 की कि टोटल मेजॉरिटी का आपको 2/3 चाहिए दोनों हाउसेज का, और वो आपके सामने आ गया। दूसरा उस चीज के अंदर ये है कि अगला अतर जो वे फॉरवर्ड इसका है, वो वे फॉरवर्ड जो है वो एक जुडिशियल रिव्यू है, और वो जुडिशियल रिव्यू की कैपेसिटी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के पास है। अब ये है कि पहले आप पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते थे जब वो चीफ जस्टिस थे, अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बन गया है जिसको पीटीआई ने पार्टिसिपेट किया है, अब आप उस बेंच पे शुरू हो गए। तो हमें किसी ना किसी उसमें हाफिज साहब आप नहीं समझते कि जितनी तेजी से हुकूमत ने, हाफिज साहब जितनी तेजी से हुकूमत ने कानून साजियां की हैं, आए रोज तब्दीलियां, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तब्दीली, कभी कमेटी ये कभी वो, अब आईनी बेंच, तो जितनी जल्दी ये सब कुछ हुआ है तो उसकी वजह से भी तो ये बहस जनरेट होती है। नहीं, वो इसलिए है ना, आप ये देखें कि आपके सामने 2 जजेस का जो कॉन्डक्ट था वो कल सामने नहीं आया। क्या पाकिस्तान के ये 2 जजेस को पता नहीं है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो है ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की जो कमेटी है ये इनइफेक्टिव है, ये उन इशू को डिसाइड नहीं कर सकती। उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तान का चीफ जस्टिस अगर मीटिंग कॉल नहीं कर रहा तो क्या पाकिस्तान का चीफ जस्टिस कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन कर रहा है। तो फिर अगर इस एनवायरनमेंट के अंदर रहेंगे तो फिर आपको दूसरी तरफ सर फिर वो जो मामला सेटल होने वाला है वो तो नहीं है ना, डिविजन्स तो फिर हैं। काजी फायज ईसा साहब ने भी पहले प्रैक्टिस जो वो इसलिए है कि आपने एक जो शख्स था जिसके माइंड के अंदर था, जो बड़े इंपॉर्टेंट आदमी है, बड़े अच्छे जज हैं, वो पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट का जज बनने जा रहे थे, चूंकि प्यूने जज ने ही पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट जज बनना होता है। उसके बाद है कॉन्स्टिट्यूशनल इस अमेंडमेंट ने जो अगले आपके 5 चीफ जस्टिस आने थे उनको उन्होंने इफेक्ट किया है। जब उनको इफेक्ट किया है तो आपका पर्सनल इंटरेस्ट है। और आपको लगता है सर इसमें कहीं पे हुकूमत की बदनीति है, वो किसी को रास्ता रोकना चाहते थे, इस वजह से ये तरमीम की गई है? इससे तो नहीं, अभी मुझे तो नहीं पता कौन बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन अगर ये मुझे बताएं कि क्या पाकिस्तान के आइन के अंदर लिखा हुआ है कि आपने 2032 तक पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को तय करके जाना है? क्या ये जो जजेस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाएंगे पाकिस्तान का चीफ जस्टिस बनने? क्या जस्टिस मुनीर प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी पे सुप्रीम कोर्ट आए? क्या जस्टिस आयशा प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी पे आई है? क्या जस्टिस शाहिद वहीद प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी पे आए हैं?
तो अगर वो सीनियरिटी में नहीं आए तो इसका मतलब ये है कि कहीं अगर मेक अरेंजमेंट है तो पार्लियामेंट ने चले वो काजी साहब तो माशाल्लाह 3 महीने पहले आ गए थे ना प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी पे, उनकी तो 3 महीने पहले नोटिफिकेशन हो गया था। सर ये जो हाफिज साहब बात कर रहे हैं कि प्रिंसिपल ऑफ सीनियरिटी, इस पे भी जरा कमेंट कीजिएगा। और ये जो इख्तलाफ है अदालत के अंदर, मुझे तो ये लगता है कि ये सिमर करेगा नीचे। मैं आपको एक बताता हूँ बात। अब कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं 26 अमेंडमेंट जो है वो आईनी बेंच सुनेगा। आईनी बेंच के तो खिलाफ अमेंडमेंट है, वो अपने खिलाफ किस तरह केस सुनेगा? वो तो कहते हैं आईनी बेंच 26 अमेंडमेंट जो है अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है, अगेंस्ट द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, तो वो जो आईनी बेंच बना हुआ है वो उसको किस तरह सुनेगा? वो उसी बेंच के तो खिलाफ है कि आप नहीं भाई नहीं बन सकते, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये। क्या चीफ जस्टिस देखिए ना, आता हूं खोकर साहब आपके पास आता हूं यार, एक जरा थोड़ा खोकर साहब सब्र करें। आप देखें ये चीजें देखें ना, ये चीजें जो है ना ये कभी सेटल नहीं होंगी। आप देखें सुप्रीम कोर्ट की जितनी पावर है ना वो आपने कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के हेड को दे दी है। अब देखें, जो मैंने कल भी कहा था खोकर साहब ने चीफ जस्टिस बन गए, ज्यादा चीफ जस्टिस ज्यादा पावरफुल बन गए हैं, और वो मैं उनको बहुत एहतराम करता हूं जज साहब का। लेकिन जब उन्होंने ये कहा है ना कि इन जजों की आर्डर ना माने, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अभी इनको जरा चुप कराएं। आता हूं, ये अभी आम बेंच में बात हो रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, थोड़ा आप भी जाएंगे तो आराम से जरा आप थोड़ा कॉन्सिक्वेंस आना था। मैं आता हूं आपके पास, मैं आ रहा हूं। पहले उनको ले लें इनको। नहीं आप अपनी बात कंप्लीट करें, फिर मैं जाता हूं। आज इन्होंने झंडा असल में लगा लिया ना, तो नहीं वो असल में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर है ना वो भी, और आप भी, तो हमें तो हमने तो आपसे सीखने के लिए दोनों को बुलाया। देखें, अब पूरी सुप्रीम कोर्ट की पावर जो है वो आपने एक बेंच को दे दी है, ठीक है। अब यही अदली की आज़ादी पे कर देना है ना, या तो आप एक फुल कोर्ट बनाते, अब कोर्ट के सर आपने कहा कोर्ट के अंदर एक कोर्ट बना दिए, कल को एडमिनिस्ट्रेटिव इशू आएंगे, ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रेटिवली जस्टिस अमीनुद्दीन जो है वो चीफ जस्टिस के अंडर है, लेकिन जुडिशियली जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है वो उसकी चीफ जस्टिस से ज़्यादा है। अब देखो ना, 3 जजों ने, अब कौन है उन्होंने 3 जजों ने क्यों नहीं उनको रिकमेंड किया? वरना यूनानिमस डिसीजन आया था जी कि ये ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हेड है। देखिए ना, चले 2 जजों पे तो आपको मसला ये ना कि जो जाहिया अफरीदी साहब है उन्होंने रुकावट भी कोई नहीं डाली। अगर वो चाहते तो ये मामला कब का देखिए उन पे ये दाग लग जाता है जी कि किसी की साइड ले रहे हैं। देखिए, उन्होंने बैलेंस का क्या मतलब होता है कि दोनों साइड को उन्होंने कहा जी आप, उन्होंने उनकी बात भी नहीं मानी, इन्होंने इनकी बात भी नहीं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हेड होना चाहिए। देखिए ना, उन्होंने पहले भी जितनी उनकी जजमेंट आ रही है वो किसी पोलिटिकल पार्टी की तरफ इंक्लाइन नहीं है, ये उनकी जजमेंट से लगता है, उनके बोलने से लगता है। आज मुझे बताएं ना, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के जो हेड हैं, कोई उस दिन मैंने हाफिज साहब से रिक्वेस्ट की थी, मैंने कहा ये 1.5 साल तो इस काजी फैसला के साथ से काम, कोई जजमेंट उन्होंने लिखी है आइन पे, कोई तशरीह की है तो मुझे भिजवा दें, आप भी पढ़ लेंगे, मैं भी पढ़ लूँगा। तो अब देखिए आप बहुत, मुझे मेरी नज़र से नहीं गुजरी, मैंने इनको रिक्वेस्ट की थी कि आप मुझे भेज दें। ये कह रहे थे वो काम कर रहे हैं, तो आप भी थोड़ा रिसर्च करें, मैं भी करूँ, कोई एक बाद में प्रोग्राम कर लेना कि कितनी आइन की उन्होंने इंटरप्रिटेशन पहले की है, कौन कौन से आर्टिकल को उन्होंने इंटरप्रेट किया है। देखें ना, एक तरफ ये कहते हैं जी जो मखसूस नशिस्तें हैं उनको फिल नहीं करोगे तो हाउस जो है वो खाली नहीं रह सकता। एक तरफ वो कहते हैं जी स्ट्रेंथ पूरी जो मर्जी कर लो, फिर एक स्टेज पे नहीं ये खड़े होते ना, कभी इधर कभी उधर। ठीक है, ये इनका स्टैंड नहीं कि इलेक्शन कमीशन के अंदर कि जी सीटें अगर उस पार्टी को नहीं देते दूसरी पार्टी को दे दें, पीटीआई को नहीं दे, क्योंकि हाउस के अंदर सीट खाली नहीं रह सकती। ठीक है, तो अभी हाउस के अंदर सेनेट भी नहीं है, रिजर्व सीटें भी नहीं है, कहते हैं जी स्ट्रेंथ पूरी काम करें, जब अपना काम हो, और जो भी डिसीजन जो भी सुप्रीम कोर्ट किसी पॉलिटिकल पार्टी के हक में दे उसकी फेवर में वेलकम करते हैं, कहते हैं सुप्रीम कोर्ट बड़ी ठीक है। अगर ये तासुरात ना पाए जाते या प्रिजम्पशन ना होती कि मंसूर शाह के ऑर्डर, हालांकि वो ऐसा उसने नहीं कर रहा था, अगर ये ना करते ना व्लॉगर या यूट्यूबर ये कि जब ये आएंगे तो इलेक्शन खुल जाएगा, गवर्नमेंट डिस्टेबलाइज हो जाएगी, इसकी वजह से 26 तरमीम लाई गई, उनको रोकने के लिए वो ऑब्जेक्टिव। मेरे ख्याल में जो 12 जुलाई का फैसला था ना, उससे गवर्नमेंट अपसेट हो गई थी, उसी दिन हुकूमत ने फैसला कर लिया। जो मर्जी करते ना, आप बाहर जो है शाम है ना, अंधेरा छा गया, आप करते नहीं, रोशनी है, सूरज लगा, वो जो मर्जी आप कहते रहे। वही ना 12 जुलाई के फैसले के बाद असल मकसद ये था कि 26 तरमीम का कि जस्टिस मंसूर शाह को रोका जाए, वो रोक गए, उनको रोक लिया, उनका मकसद कामयाब हुआ है। अब उनके आगे ये है कि गवर्नमेंट जो भी आफ्टर डे होगी, आज ये है कल कोई और गवर्नमेंट आगे कोलिशन है, कल अगर एमके करने वाले लादा कर लेते हैं, गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ये तो जोड़ तोड़ है ना, जो जोड़ तोड़ टकराते हैं, आपको पता है कि उनकी किसकी पैनल पार्टी ज्वाइन करती है। वक्त की कमी है, मैं जरा खोकर साहब को भी शामिल कर। खोकर साहब, ये जो अदलिया की एक तरह से जो लेजिटिमेट पावर है उसकी इरोजन हमने देखी है कि फैसलों के ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा। ब्रीफली मुझे बताएं कि अब ये सारी चीजें कैसे रिस्टोर होंगी। अच्छा, एक उत्तर ये है कि जस्टिस अमीनुद्दीन का इन्होंने जिक्र किया, मुझे नहीं पता कि इन्होंने मुझे कहा था कि उनकी जजमेंट्स हैं, और अगर पिछले आउटगोइंग चीफ जस्टिस की जो जजमेंट, जिन 3-4 जजमेंट्स जो आई हैं, वो सारी की सारी रिव्यू केसेस के अंदर आई हैं, और अगर ओरिजिनल केस के अंदर जो था वो जस्टिस अमीनुद्दीन हिस्सा थे तो रिव्यू में भी उन्हें बैठने था। और बाकी ये है कि पिछले 4-5 साल से जिस तरह पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर बेंचेस बनते रहे हैं,
तो फिर आपको उन्हीं लोगों की जजमेंट्स आएंगी और फिर उन्हीं लोगों की जजमेंट्स को पिछले आपको साल की undo बता करना रहे हैं, जो पड़ेगा। साल में ये बेंच पे बैठे नहीं, मैं आ जाता हूँ ना, मैं आ जाता हूँ। अब दूसरा उस चीज के अंदर है कि जो आपने बात की है, देखिए बात की है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट अगर कोई भी फैसला करती है और उसको अगर रिव्यू के अंदर अंडू नहीं करती तो उसका फैसला आर्टिकल 189 के मुताबिक पूरे पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशन पे बाइंडिंग है। ठीक और है। जिस जजमेंट की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, उस जजमेंट के अंदर चूंकि एक कॉन्फ्लिक्ट व्यू आया और मुनासिब यही था जो पिछला 13 ठीक है, ठीक है। वो इमीडिएट उसका फैसला देते और जी। उसके ऊपर रिव्यू चलता। अब उसको देखना चाहिए क्या मैकेनिज्म होगा, लेकिन 7 मेंबर्स बेंच जो है वो 13 मेंबर्स बेंच के जजमेंट पे बैठ नहीं सकता। जी, नहीं सकता। आप दोनों शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया प्रोग्राम देख। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।